अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो ऑन एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छा सा वीकेंड आपने गुजारा होगा और हमें मिस ज़रूर किया होगा। हम आपके साथ आज एक नए शो के साथ मौजूद हैं और बहुत सारी आज नई चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं, टैलेंट्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है आज के शो में। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात अली एक ही चीज़ चल रही है जिसकी बात करनी जो है वो ज़रूरी है। इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा तो खूबसूरती से सजाया गया भाई, और वो किस सिलसिले में सजाया गया? वो जी शंघाई ताउन तंजीम जो है उसका इजलास है, उसके सिलसिले में सजाया गया है। इसके साथ साथ जुड़वा शहरों में छुट्टी दी गई है, 3 दिन की आम-तातील का ऐलान किया गया है, स्कूल्स में छुट्टी होगी और इसलिए कि किसी भी किस्म की परेशानी से ना आवाम को बचाया जा सके कि आप दफातर जाना चाहें, स्कूल्स तो आपको बचाया जा सके क्योंकि रास्तों को ब्लॉक किया गया है। बिल्कुल प्रोटोकॉल्स का ख़ास ख्याल रखा जाता है इस तरह का जब कोई इवेंट होता है तो उसमें। और ये जो खूबसूरत इस्लामाबाद के मनाज़िर है ना, ज़रा ये विजुअल्स जो है ना देख सकते हैं। और इसके साथ ये भी आपको बताएं कि हॉस्टल्स भी खाली करा लिए गए हैं, खासतौर पर लड़कियों के हॉस्टल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और इन 3 दिनों में खासतौर पर जितनी गहमा गहमी इस्लामाबाद में मौजूद है पूरे मुल्क में नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है ये बहुत खास अहमियत रखता है। 27 साल के बाद ये ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली है पाकिस्तान में। ये इसहाक डार हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है उनका ये कल रात कहना था। आपको ये बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान का 23वां इजलास है इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है। और इस हवाले से जो तैयारियां हैं आपने देखी हैं, ऐसे में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है और मुल्क की तमाम सियासी जमातें और लीडरान PTI को एहतजाज मौखर करने का कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि एक सियासी जमात एहतजाज की कॉल देकर SCO को सबताज करने की कोशिश कर रही है और PTI मुल्की मुफाद के लिए 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। और ये ना सिर्फ मुल्क के लिए बेहतर है बल्कि उस पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। एक जो पॉलिटिकल पार्टी उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें और मुल्क के मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं है, यही कहना था इसहाक डार का। और उधर तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखर करने के लिए बानी PTI से मुलाकात मशरूत कर दी है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत जो PTI की कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसमें फैसला ये किया गया है कि 14 अक्टूबर तक बानी PTI से किसी भी पार्टी रहनुमा की मुलाकात करा दी गई तो 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। एक बयान में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वाज़ेह किया है कि अगर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो फिर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जबर से, जुल्म से, जर से, जोर से और पैसे को लालच से किसी कानून साजी को नहीं मानेंगे। हमने मुतालिबा किया है कि इमरान खान साहब जो है ना हमारा राबिता बहाल किया जाए। हमें तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से, एक डॉक्टर भेजा जाए और डॉक्टर जो है ना उसकी सेहत का हाल हवाल कर ले। हम किसी भी सूरत में ECO कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और दूसरी जानिब हुकूमत ने PTI की शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया है। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI वालों ने मुलाकात का तो सिर्फ बहाना किया है, असल निशाना तो शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास है। बानी से रहनुमाओं की मुलाकात कराने की ज़रूरत नहीं है। उधर हुकूमत ने मुजवजा वफाकी आईनी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया है। इस हवाले से ज़ेली कमेटी का इजलास भी हो रहा है और हुकूमत चाह रही है कि 25 अक्टूबर से पहले तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो जाए और आईनी तरमीम बिल पास करवा लिया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट शौकत बराशत साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। शौकत साहब, क्या हाल चाल है आपके, कैसे दिन गुजरा है? थैंक यू वेरी मच जी। आप कह रहे थे कि वीकेंड खत्म हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद में तो वीकेंड की कैफियत है। छुट्टियां हैं और कोई ऑफिस नहीं जा रहे, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। जी 3 दिन की छुट्टी है, यही आपसे पूछने जा रहे हैं कि शौकत ये जो शौकत साहब इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद की जो है हम देख रहे हैं कि ऐसी गहमा गहमी, हमारे नायब वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि ऐसी गहमा गहमी 27 साल के बाद हमारे यहाँ कितना खुशाइन समझते हैं आप शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास यहाँ पर हो रहा है उसका यहाँ पर होना और ऐसे कई जो हैं आगे आने वाले वक्त में ऐसे कई इवेंट्स का होना? देखें, शंघाई ताउन तंजीम का ये हुकूमती सरबराहान का इजलास है, इसे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहते हैं।
ये सरबराही इजलास उस तरह नहीं है जो समिट होती है, लेकिन ये चूंकि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग है तो इसमें वज़ीर आज़म आ रहे हैं। इमेजिन करें पाकिस्तान में जहाँ जो जितनी आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बताई, पाकिस्तान में पता नहीं होता कि कल कौन सा धरना आ जाए, कल कौन सा यलगार आ जाए, कल कौन सा जत्था आ जाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में रूस, चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। सेंट्रल एशिया की 4 रियासतों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। बेलारूस के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। सो मंगोलिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो इधर यहाँ पर कल 9 वज़ीर आज़म बैठे होंगे हमारे वज़ीर आज़म समेत। दुनिया के 9 वज़ीर आज़म होंगे। फिर भारत के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो ऑब्जर्वर ममालिक हैं उनके भी डेलीगेशन होंगे। ये खित्ता, ये जो SCO है, ये रिप्रेजेंट करती है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके पैरेलल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह सबसे बड़ा जो लैंड एरिया है उसको ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक ऑनर है, क्योंकि जब से शंघाई ताउन तंजीम 2001 से बनी है उसके बाद कभी पाकिस्तान में ऐसा इजलास SCO का नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इजलास हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए ऑनर है, पाकिस्तानियों के लिए एक ऑनर है। बिल्कुल। अच्छा पराचा साहब, बिल्कुल आप ठीक बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने वाजे की, SCO कॉन्फ्रेंस की, और ऑनर की बात है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है एहतजाज की, और फिर जो कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारी मुलाकात करवा देते हैं बानी PTI से तो फिर हम एहतजाज जो है वो मौखर कर देंगे, इस पर जो तहरीक इंसाफ अभी ये बात कर रही है, इस पर आपका क्या टेक है? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि इस बार हुकूमत कुछ समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगी, या तो मुलाकात करवा दी जाएगी ताकि कल किसी भी किस्म के एहतजाज की सूरत हाल पैदा ही ना हो सके? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। यानी अभी तो वो खान साहब से बात मुलाकात नहीं हो रही तो एहतजाज ला रहे हैं। ये अभी जो 2 हफ्ते पहले आया था वो किस लिए आया था? वो किस से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी या नहीं करवाने दी जा रही थी? ये एक खास मौके को एनकैश करना होता है कि जी चूंकि गवर्नमेंट जो है या सिक्योरिटी के इदारे हैं या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी कॉन्शियस, इमेजिन करें एक कुत्ता भी मर जाए, एक परिंदा भी मर जाए, एक जानवर भी मर जाए, इस पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान खबर जरूर बनेगी उसकी। मैं इंसानों के लिए बात नहीं कर रहा है, कौवा भी सड़क पे मरा हुआ नजर आ गया तो खबर बनेगी कि SCO के रूट पे या SCO के उस एरिया में, जिसको अभी हम रेड जोन भी कहते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटी उधर ही होनी है, जो सजावट हुई हुई है। और यकीनन ये एक बड़ा नोवल आइडिया है कि जो डेलीगेट्स रात को पहुंचेंगे, मसलन बहुत सारे आज चाइना के वजीर आजम तो आज पहुंच रहे हैं, बाकी डेलीगेट्स में कल आना है और कल भी शाम तक वो आते रहेंगे। तो जिस तरह रोशनियों कमकमों को सजाया गया है वो बड़ी एक एफर्ट है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी जाती जो असेसमेंट है या जो मैं जाती सोचता हूँ कि ये खबरों की ज़ीनत तो बनते रहेंगे एहतजाज की कॉल, लेकिन PTI इक्वली जितने बाकी कोई मुहिबे वतन लोग हैं PTI के सारे, मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं सर्टिफिकेट बांटूं कि कौन वफादार है मुल्क से और कौन गद्दार है। ये सब मुल्क के लिए उतना ही अच्छा सोचते हैं जितना कोई और सोचता है। तो मेरा ख्याल है ये वापस ले लेंगे। अच्छा। क्योंकि लियाकत बलोच साहब ने भी इनको कॉल की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी। तो पराचा साहब, ये जो भी आपने ही बात की है कि एहतजाज की कॉल इन्होंने दी है, तो एक हफ्ता पहले से कॉल दी हुई थी 15 अक्टूबर की, लेकिन बानी PTI से तो मुलाकात नहीं हो सकी क़यादत की, तो फिर पार्टी ने अपने उन पर डिसाइड कर लिया कि SCO कॉन्फ्रेंस होनी है तो उस वक्त ही एहतजाज D चौक पर किया जाए। फिर इन्होंने अगर एक हफ्ता पहले 15 अक्टूबर की कॉल दी हुई थी तो SCO का हुकूमती सरबराहान के इजलास का फैसला 3 महीने पहले ताशकंद में हुआ था, जब सरबराही इजलास हुआ था, जब समिट हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट से ममालिक के हमारे तो वज़ीर आज़म उस फोरम में जाते हैं। तो ये 15 अक्टूबर बहुत पहले से था। 15-16 को पाकिस्तान में SCO के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होगी। अब दूसरी बात ये है कि ये अचानक ही परसों एक ट्वीट आया शेख वकास अकरम साहब का, यही मैं कहना चाह रही हूं
क्योंकि पहले तो हर बात यही की जाती थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी यही कहते थे कि बानी पीटीआई ने कहा था तो एहतजाज हो रहा है, वो कहेंगे तो मनसूख होगा, जलसा हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, तो अब तो उनसे मुलाकात हो ही नहीं रही है। पिछले जो एहतजाज हुआ था जिसमें अचानक गंडापुर साहब गायब हो गए थे, वो डी चौक जाने की बजाय केपी हाउस चले गए और फिर कोई ना एमएनए नजर आया ना एमपीए नजर आया, तो ये एक प्रेशर पीटीआई पे जरूर था पिछले एहतजाज के हवाले से कि वर्कर्स को अकेला सुई गैस के सामने, आंसू गैस के सामने फेंक दिया गया और लीडरशिप गिरफ्तारियों के डर से या किसी और डर से छुपी हुई थी। तो मुझे लग ये भी रहा है कि उस प्रेशर को भी अंडू करने के लिए कि देखें वो भी हमने करके दिखाया। अब जहां एससीओ की खबर चल रही है उसके पैरेलल ये खबर भी चल रही है कि इनका एहतजाज होगा। आप शो कर रहे हो, मैं शो कर रहा हूँ या कोई और शो कर रहे हो, जितना मर्जी सिग्निफिकेंस और उसके डिप्लोमेटिक एंड दूसरे एंगल्स आप दिखा दें एससीओ के, मसलन एक जैसे मैंने कहा कि रीजन सबसे बड़ा है तो रीजन कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैंने कहा आबादी बहुत बड़ी है तो एक दूसरे की मार्केट से फायदा नहीं उठा रहा, कोई इंट्रा रीजनल ट्रेड है नहीं। अदरवाइज इनकी जो इकोनॉमी है एससीओ की, ये दुनिया की जीडीपी का 34% ये इकोनॉमी है, यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर कहा जाए यूरोपियन यूनियन है और फिर ये एससीओ का रीजन बन रहा है, लेकिन नहीं, एक दूसरे से फायदा नहीं उठाया जाता। इसी तरह से यहाँ पर एक रीजनल सेंटर बना हुआ है जिसको रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेरर सेंटर, लेकिन यही रीजन दहशतगर्दी का भी यही रीजन शिकार है। तो इसलिए ताउन के लिए अगर ये इतना बड़ा फोरम पाकिस्तान को मिल रहा है तो कम अज कम पाकिस्तानियों को बिल्कुल, तो और बिलाशुबा शौकत साहब ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं पार्टीज की जानिब से इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन अब एहतजाज करती है पीटीआई या नहीं करती ये तो उनकी स्वाबदीद है, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बताइएगा कि सागदार ने उनको ये कहा है कि ये मुल्क के मुफाद में दुरुस्त नहीं है, सिर्फ ये आपके मुफाद में भी दुरुस्त है। ये कैसे हो गया कि वो उनकी अपनी पार्टी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा अगर वो एहतजाज नहीं करती? ऑफ कोर्स मुल्क के लिए तो ये बेहतर है ही, लेकिन वो पार्टी तो इसको प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। नहीं, लेकिन जो एक तारीख में चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे 90s में सुप्रीम कोर्ट में चला गया था मुस्लिम लीग नून का धरना तो या एहतजाज, तो आज तक उसका रेफरेंस दिया जाता है। सियासी जमातें अगर मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई उनसे एक भी गलती सरजद हो जाए या उनसे करवा दी जाए तो हमेशा के लिए उन पर एक धब्बा लगा रहता है। 9 मई कभी नहीं भूला जाएगा, पाकिस्तान की तारीख में 9 मई को एक स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। आज भी तो पीटीआई उससे डिस्टेंस करती है, वो कहते हैं कि हमने नहीं किया 9 मई, भाई को किसने किया था, लेकिन चूंकि मंसूब हो गया 9 मई इन पीटीआई के साथ तो उनके नाम पे धब्बा लग गया। इसी तरह माजी की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। 71 में जो अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, आखिर किसी की भी तो जिम्मेदारी थी ना उस वक्त, और हमूदुर रहमान कमीशन का आज भी रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए ये अगर कोई भी चीज जो मुल्क के मफाद में जा रही हो इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री, तो वो अगर उसके खिलाफ कुछ इम्प्रेशन आ जाए तो वो सियासी जमात पर लेकिन एक लेवल पीटीआई की जानिब से सही कह रहे हैं। पीटीआई की जानिब से एक छोटी सी दरखास्त की गई है कि हमारी मुलाकात करवा दें, अगर हमारी बानी से मुलाकात करवा देंगे तो हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। इस छोटी सी बात पर भी अमल दरामद क्यों मुश्किल नजर आ रहा है आपको? ये जो छोटी सी बात है ना, इसको आप लिंक कर दें आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट ने पास करवानी है। तो जितना डिस्कनेक्ट, मैं अब उनका एक थिंकिंग बता रहा हूँ, जितना डिस्कनेक्ट होगा मुख्तलिफ अपोजिंग फैक्टर्स के साथ तो गवर्नमेंट को ये एडवांटेज होगा, अपनी स्ट्रेटजी वो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड रखेंगे, दूसरों की मुखालिफिन की स्ट्रेटजी को एक तरह की डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक टैक्टिक हो सकता है। अच्छा। लेकिन मुलाकात पहले भी तो होती रही है। अब मेरे लिए भी अचंभे की बात है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। इतनी अगर सिक्योरिटी है तो वो मौजूद तो उधर है। हाँ, एक बात जरूर है, कल भी जो डॉक्टर है या जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, जो यानी लोग इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से ये बात आती रही कि वो ठीक हैं, वो फिट हैं, वो उनको खाना मिल रहा है सही तरह से। ये जो खतरात पीटीआई के हैं कि जेल में वो बैठे हैं, अगर किसी ने खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाना है तो वो ये मुलाकात करके हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो ये एक जो ईगो का मसला बन गया कि नहीं हम नहीं होने देंगे मुलाकात, नहीं हम जरूर मुलाकात करेंगे, और वो दो हाथियों की लड़ाई में मुल्क की मफाद का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पुराचा साहब, शहर इक़्तिदार से हमें वहाँ बैठकर बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या स्टेप ले रही है और इस मूव का कितना नुकसान उन्हें होगा और गवर्नमेंट को किस तरीके से समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो सूरत हाल थी ये तो सियासी सूरत हाल थी, हमने आपको बताया। इसके साथ साथ जो SCO इजलास की तैयारियाँ हैं ना उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और जिस तरह से पुराचा साहब बात कर रहे थे बड़ी अहमियत का हामिल है ये इजलास, और जब से ये SCO स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी का मौका मिला और इजलास अब 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और तमाम जो रुकन ममालिक हैं उधर से वफूद शिरकत करेंगे। इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और SCO कॉन्फ्रेंस पर वफाकी दारुल-हुकूमत को खूबसूरती से सजाया गया जनाब, खूबसूरत रंगों में वो रंग गया और फैज़ाबाद से लेकर रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया है। सड़क किनारे पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया है और जहाँ फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंगो रोगन करके निखारा गया है जनाब। पार्लियामेंट हाउस, सिवाने सदर और दीगर जो सरकारी इमारतें हैं उन पर बरकी कुमकुमे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे जो बिल्डिंग्स की खूबसूरती है उसको मजीद चार चांद लगे। इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की, हाँ अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से जान लेते हैं। खालिद, इस वक्त बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इंतजाम कहाँ तक पहुँचे हैं, इदारे बंद हैं, मेट्रो सर्विस भी बंद है, इस वक्त दुकानें मार्केटें भी बंद है, क्या सूरत हाल आप वहाँ देख रहे हैं? देखें जी, ये तो एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है ना कि सिक्योरिटी की वजह से ये सारे अदारे और सारे जो मेट्रो बस है वो भी बंद है, रोड सारे ब्लॉक हैं। लेकिन जो अहम है पाकिस्तान किसान के लिए वो यही तारीखी मौका है कि पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और 23वां इजलास है जिसकी आज पाकिस्तान जो है मेज़बानी करने जा रहा है और अहम शख्सियात जो हैं आज से पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान आज दोपहर 2 बजे के करीब आ रहे हैं और उसके बाद कल से ये शंघाई तावन तंजीम का इजलास जो है वो शुरू होगा, जिसमें 8 जो बाज़ाब्ता रुकन ममालिक हैं वो शरीक हो रहे हैं, जबकि ईरान जो है वो पहली दफ़ा इस इजलास में शरीक हो रहा है, उनके नायब सदर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस तरह जो मंगोलिया है वो मुबसर की हैसियत से भी पाकिस्तान जो है वो आ रहा है, उनका नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा करेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तकरीबन 10-11 साल के बाद कोई भी भारतीय जो डिग्निटरी है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि हमसायों के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन कायम होने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन चूंकि ये एक शंघाई तावन तंजीम का इजलास है, बायलैटरल इशू इसमें डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो तजारत है, जो मईशत है, जो रीजनल की सूरत हाल है, सिक्योरिटी है, ये ऐसे गंभीर किस्म के इशू हैं जिसमें इंडिया, भारत, चाइना, रूस, ईरान, ये सब लोग इससे मुतासर लोग हैं। लिहाजा ये एक अच्छा मौका होगा कि सब लोग मिलकर बैठेंगे और ऐसी सूरत हाल सामने लाएंगे जिससे इन ममालिक को, खासकर जो शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक हैं, वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। कल से जो है वो रशिया का प्राइम मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तान के दौरे पर यहाँ पे मौजूद होंगे। चाइनीज अभी की तरह बताइएगा कि कौन कौन से जो सरबराहान हैं वो आ जाएंगे और कौन कौन से इस SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल आएंगे? जी देखें जी, इस हवाले से एक तो चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है कि जो चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बायलैटरल विजिट भी उन्होंने अपना साथ रखा हुआ है। शंघाई तावन तंजीम के अलावा आज से उनका बायलैटरल विजिट शुरू हो रहा है और वो 17 तक पाकिस्तान में रहेंगे। 4 दिन का उनका दौरा है, जबकि बाकी जो ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म हैं जिसमें तुर्कमानिस्तान भी है, कज़ाकिस्तान भी है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो आज रात तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। कल क्योंकि 9 बजे सुबह शंघाई तावन तंजीम का इजलास है और उसमें वो तमाम लोग शिरकत करेंगे। लेकिन जो रशियन प्राइम मिनिस्टर है वो कल शाम को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो सिर्फ जो सरबराही इजलास 16 अक्टूबर को होगा उसमें वो शरीक होंगे और उसके बाद 17 तारीख को पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है बायलैटरल टॉक्स होंगी, जिसमें वो सदर वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं, खासकर जो तवानाई के मनसूबे हैं, उनमें वो बाहमी याददाश्त के माहिदों के बाद दस्तखत करेंगे। 8 ममालिक जो है वो आज तवक्को की जा रही है कि वो पहुँच जाएंगे और जो चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म है वो 2 बजे आ जाएंगे। इस तरह ये विजिट जो है ये इंतहाई अहमियत का तारीखी ये मौका है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी क़यादत को जब होस्ट कर रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान में ये एहसास की बात है। महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। बिल्कुल खुशाइंद मौका है। इससे पहले हमने देखा कि बहुत से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं सऊदी अरब के साथ भी, और अब देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होने वाला है और सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान का। मुसलसल ऐसे इवेंट्स होते चले जा रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान नुमाइंदगी करता हुआ बल्कि सरबराही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और ख़ास बात है ना, ये है कि वीकेंड के बाद एक और वीकेंड मिल गया है इस्लामाबाद वालों को, तो आपको बहुत मुबारकबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट भी है। कोपेमाई में बड़ा नाम है, क्योंकि कोपेमाओ में बहुत से अफराद कोपेमाई के लिए जाते हैं ऑक्सीजन लेकर, लेकिन ये हमारे वो पाकिस्तानी हैं जो ऑक्सीजन के बगैर ही कारनामे सर अंजाम देते हैं और तारीख रकम की है उन्होंने इस बार भी। वो हीरो हैं सरबाज खान, जिन्होंने 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा चोटी को सर के करके 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल कर लिया। और इस चोटी को सर करने के बाद वो दुनिया के उन चंद कोपेमाओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये एजाज अपने नाम किया है। ये 60 कोपेमा है, जिनमें से एक नाम सरबाज खान का भी है। ये सफर 2017 में उनका शुरू हुआ, नागा पर्वत की चोटी सर करने से शुरू हुआ और इसके बाद सरबाज खान ने इन चोटियों में से 12 को बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं, जो एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक कारनामा समझा जाता है। गुज़िश्ता रोज सरबाज का जो पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया गया है हुंजा में, और वहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह का शानदार इस्तकबाल किया गया है। आपको ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं हुकूमती प्रोटोकॉल हो और तोहफे तहाइफ की बौछार की जाए आप पर, इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं है कि आप अपने मकसद को अचीव करके वापस अपने घर को लौटे हैं और घर वालों ने आपका ऐसा इस्तकबाल किया है कि जो आपके दिल को सारी उम्र गरमाए रखेगा। और हुंजा ने जो इस्तकबाल किया है साबित किया कि जो भी हमारा नेशनल हीरो हो उसको इसी तरीके से वेलकम किया जाना चाहिए। जनाब हमारे हीरो, हमारा फख्र सरबाज खान हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरबाज, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले हमें वक्त दिया है और उसके साथ साथ आपको ढेरों मुबारकबाद। मतलब पहले पाकिस्तानी आप बन गए हैं जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन के जो है दुनिया के 8000 मीटर से बुलंद चोटियां जो हैं सर की हैं। 7 साल का आपका ये सफ़र था, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का मुझे इनवाइट करने का, यहाँ पे मुझे अपना एक्सपीरियंस या शेयर करने का। जी, ये मेरा एक ड्रीम था, एक ख्वाब था जो कि 21 साल से, जो कि 2003 में मैं पहली दफ़ा K2 पे एज ए पोर्टर और एज ए किचन स्टाफ में काम करता रहा। इस मेरा सफ़र से पहले जो क्लाइंबिंग का सफ़र है या अल्पाइनिज्म का सफ़र है, तो कल जो मेरा लास्ट पीक था माउंट शीशा पंगमा, जो कि दुनिया की 14th हाईएस्ट पीक है, उसकी कामयाबी के बाद मैं पाकिस्तान का पहला वो इंसान बना या पहला वो क्लाइंबर बना जो कि अभी तक ये एजाज किसी को बहुत ऐसे क्लाइंबर्स गुजरे हैं जैसा कि बड़े नाम नज़ीर साबिर, मरहूम मेरे उस्ताद मोहम्मद अली साद पारा, अशरफ अमान, लेकिन उनको मौके इतने ही मिले जितना उनके उसमें था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्लाइंबिंग कम्युनिटी एक स्टेप आगे और दुनिया के ऐसे जो ममालिक है लाइक इटली है, नेपाल है, उनके जो क्लाइंब उसमें मेरा अपने और सपोर्ट की वजह से, तो वो जो कल का जो इस्तेमाल था वो मेरे जिंदगी का सबसे अनमोल दिन था। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बिल्कुल सरबाज, और हम भी देख रहे हैं मनाजिर से हमारा दिल भी बहुत खुश हो रहा है कि आप अपनी अचीवमेंट्स लेकर वापस घर को लौटे। ये बताइएगा कि अक्टूबर से क्या रोमांस है आपका, क्योंकि आपने शुरू भी अक्टूबर से किया था और इस बार भी जो आपने चोटी सर की है वो भी अक्टूबर में ही है। अक्टूबर से कोई खास रोमांस है आपका? अक्टूबर जो कि नंगा पर्वत दुनिया की पहली ऑटम एसेंट थी, वो उससे पहले किसी ने ऑटम में, विंटर्स में अली भाई मरहूम जो कि मेरे उस्ताद भी रहे हैं, विंटर्स में आप लोगों को पता होगा कि K2 पे वो गुम हो गए और वहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो हम दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो 2 अक्टूबर 2017 को हमने नंगा पर्वत किया था एक इंटरनेशनल टीम के साथ, जो कि दुनिया की पहली ऑटम असेंट थी वो 2 अक्टूबर। तो उसके बाद फिर मेरा जो ये लास्ट पीक हुई है, पहली पीक जो मिशन समिट 14 की, वो 2 अक्टूबर को हुई, और जो मेरी लास्ट पीक जो हुई है वो 4 अक्टूबर को हुई, और बीच का जो 3 अक्टूबर है वो मेरा शादी का दिन है, 3 अक्टूबर। तो ये कनेक्शन है। आपके लिए बहुत लकी है सरबाज, अक्टूबर आपके लिए बड़ा लकी है भाई। अच्छा सरबाज, ये जो आपने शीशा पंगमा सर किया है,
गुज़श्ता साल आपने ये करनी थी, लेकिन वो जो एक हादसा हुआ था उस वजह से फिर आप नहीं कर सके थे, तो इस बार उस मकाम पर जाकर कुछ जहन में ख्याल आया और कुछ जो गुज़श्ता साल के मनाजिर थे दोबारा नज़रों के सामने आए? जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा मिशन था, मेरा लास्ट पीक थी, शेरोज की भी लास्ट पीक थी और काफ़ी लोग थे, ऐसे 8-10 लोग थे दुनिया के अल्पाइनिस्ट जिनके लास्ट पीक थी वो 14। तो वहाँ पे हमारे टीम के 4 तकरीबन जो क्लाइंबर्स उनकी डेथ हुई, जिसमें से 2 खवातीन यूएस की थी। तो लाजमी बात है, वहाँ पे जिस जगह से हम वापस हुए थे वहाँ पे ज्यादा एवलांच का ज्यादा खतरा होता है, सिराग गिरने का, बर्फ के तोदे गिरने का। जहाँ पे वो एवलांच आया था वो मैं वहाँ पे जो क्रॉस करता हूँ मैं अकेला था, क्योंकि मेरे जो फिक्सिंग टीम थी 2 मेंबर जो 2 शेरपा थे वो आगे थे और पूरी जो क्लाइंट थे वो पीछे थे। तो मैं अपने जो फिक्सिंग टीम को वो रोप थोड़ा लेके मैं उनका हेल्प के लिए जा रहा था, तो अचानक मुझे याद आया कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि जब आप बगैर ऑक्सीजन के होते हैं तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल याद नहीं रहती है, लेकिन वहाँ उस पॉइंट पे जाके मुझे वो चीज याद आई, लेकिन एकदम से मुझे झटका लगा। और पर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि क्लाइंबिंग में या बड़े पीक्स पे आप जब क्लाइंब करते हैं तो किसी के साथ मुकाबला नहीं होता, बल्कि आप अपने आप के साथ मुकाबला करते हैं कि आपके अंदर कितनी है या जो आपका एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे यूटिलाइज होता लास्ट पीक पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह में फिर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सरबाज, ये बताइएगा कि आपको देखने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, पहले तो शनासा ही नहीं थे जब तक अली सदपारा साहब, जब तक आप जैसे लोग जो हैं नुमाया तौर पर उभर कर सामने नहीं आए, न्यूज़ की जीनत नहीं बने, हमारे प्रोग्राम्स की जीनत नहीं बने, तब तक लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि कितनी तादाद में लोग पहले से कोपे माई का शौक़ रखते हैं और कर रहे हैं। आप कोई ऐसा मकसद आपका ऑलरेडी है या आप अपने एक शौक़ से, लगन से अपना काम कर रहे हैं और लोगों तक जो बात पहुंच रही है वो उनकी मर्ज़ी है कि वो इस तरफ जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद भी इस तरफ राग़िब हो गया हूं आप लोगों की वजह से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल एडवेंचर टूरिज्म का है वो दुनिया का किसी मुल्क में नहीं है। वो क्लाइंबिंग का हो, वो स्नोबोर्डिंग का हो या वो स्की का हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पीक्स है जो अनक्लाइम्ड है दुनिया में। और कराकोरम जो रेंज है यहाँ पे जो 7000 मीटर या 6000 मीटर से ऊपर के जितने पहाड़ है वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमें इसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि गिलगित बल्चिस्तान का ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंडेड है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं एक गोल मैंने सोचा और ये मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पहाड़ सर करना नहीं है, बल्कि मेरे जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है जिनको आपने कहा कि पता भी नहीं है, ऐसे मुझसे भी अच्छे क्लाइंबर, मुझसे भी अच्छे टेक्निक्स के क्लाइंबर्स है, लेकिन उनको थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है। हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको थोड़ा प्रमोट करे या इनको थोड़ा पॉलिशिंग करे या इनकी जो स्किल्स है उनको बढ़ाए। हमारे पास सिंगल पर्सन नहीं है इंटरनेशनल सर्टिफाइड गाइड। हमारे पास 1 महीना 2 महीने की सीजन है, अगर हम इंटरनेशनल सर्टिफाइड गाइड्स हम यहाँ पे पैदा करते हैं या इनको ट्रेन करके इनको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में लाइक यूएस हो गया या नॉर्वे हो गया या नेपाल हो गया, दूसरी जगहों पे जाके अपना रोजगार वो कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है इनके लिए कोई ऐसा इदारा बनाऊं या कोई ऐसा टीम बनाऊं कि हम लोगों को बाहर से सर्टिफाइड गाइड्स यहाँ पे ट्रेन करें और इस चीज को चलाएं। बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त सोचते हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो शीशा पंगमा है इसको भी आपने बगैर ऑक्सीजन के ही सर किया, जिस तरह से पिछली जो चोटियां आपने बगैर ऑक्सीजन के सर की है? जी, ये मेरा लास्ट पीक शीशा पंगमा भी मैंने बगैर ऑक्सीजन के किया। और क्या बात है, जो ये तो कुछ तो है शमशाल के लोगों में भाई, जो बगैर ऑक्सीजन के इतनी बुलंद चोटियां सर कर जाते हैं। अच्छा सरबाज, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चोटी, अब तो आपने सारी सर कर ली हैं, जहां का नज़ारा आप भूलने को नहीं आता और आपको आप वहां दोबारा जाने को दिल करता है, आप इमेजिन करते हो तो आप कहते हैं यार वहां मैं दोबारा जरूर जाऊंगा, ये जरा बताइएगा। हर माउंटेन का, हर पीक का एक अलग लुक है। लाइक माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस साल मैंने किया है वो विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि 2000 जो कोविड में मैंने विद ऑक्सीजन किया था लास्ट पॉइंट पे, लेकिन इस साल मैंने दोबारा से उसको अनाउंस किया और मैंने विदाउट ऑक्सीजन की। और मैं हेयरलेस स्टेप कहते हैं, उसके बाद मैं अकेला बंदा था और मैं भूल गया था टॉप पे जाके, एवरेस्ट की टॉप पे, कि मैं टॉप पे पहुंचा हूँ। ऐसे नज़ारे
क्लाउड्स मेरे सामने से, मेरे फेस के सामने से गुजर रहे थे, क्योंकि 19,000 फीट पे तो आपको पता है कि कैसे नजारे होंगे। तो हर एक का एक अलग दिल को छू लेने वाला होता है। मेरा ख्याल है सभी नजारे दिल छू लेने वाले हैं। आपको रूहानी सुकून मिलती है वहां पे, ऐसी फीलिंग आ जाती है, आप मैं ऐसा सुकून मिलता है कि आप बयान नहीं कर सकते। तो सरबाज ये बताएं, 14 बुलंद तरीन चोटियां सर कर ली हैं, अब आगे क्या गोल्स हैं आपके, और आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? यही है कि मेरे जो 2 पीक्स रहते हैं, अन्नपूर्णा और कंचनजुंगा, जो मैंने विद ऑक्सीजन की है, कुछ मौसमी खराबियों की वजह से या ज्यादा वो होने की वजह से, बॉडी पे लोड आने की वजह से मैंने ऑक्सीजन यूज किया है। तो इंशाल्लाह मैं 2025 में जब मैं वो कंप्लीट करूंगा तो मैं उन दुनिया के उन 20 लोगों में आऊंगा, नाम शामिल होगा पाकिस्तान का, जो कि अल्पाइनिज्म में उनको यानी फीफा वर्ल्ड कप, जिस तरह वर्ल्ड कप होती है, इस तरह का वो जो ट्रॉफी मिलती है यानी समझा जाता है। तो इंशाल्लाह मैं वो 2 पीक कर लूंगा। उसके बाद मेरे छोटे पीस, मेरा जो जब मैंने आंख खुली, जब मैं सेंटर हुंजा से तारुक खैलियाबाद से, तो जब मैं राका पोशी, मेरा ड्रीम है कि मैं आने वाले वक्त में शायद बुढ़ापे में मैं राका पोशी का मैं प्लान बना। अरे वाह, हमारे हीरो, हमारा फख्र। अब तो मैं कहूँगी कि कौम की जो दिल की धड़कनें हैं वो धड़क रही होती हैं जब आप इस तरह की कोई भी चोटी सर करने के लिए गए होते हैं, दुआओं के लिए सबने हाथ उठाए होते हैं, और बिल्कुल बेहद फख्र हम महसूस करते हैं जब आप जैसे हीरोज इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पर ये जो आप बगैर ऑक्सीजन के सर करने वाला मार्का आप करते हैं, नहीं, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक तो डिफिकल्ट है, उसके साथ साथ ये मुमकिन ही नहीं लगता, सोचा जाए तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन आपने मुमकिन कर दिखाया। बहुत शुक्रिया सरबाज खान, हमारे हीरो हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो में हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जो चोटियां उन्होंने सर की हैं उस वक्त उनके क्या, उन लम्हात पे उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास थे, और जिस तरह से उनको वेलकम किया गया, किस कदर खुशी उन्हें हुई, और उससे ज़्यादा खुशी हमें भी हुंजा ने साबित किया भाई कि नेशनल हीरो का इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से ज़रूर हमारे हुकूमती ओहदेदारान को और स्पॉन्सर्स जो इनको रुपए पैसे देते हैं आगे बढ़ने के लिए, इन लोगों को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि इनकी सपोर्ट किया जाए, ये आगे बढ़ें, हमारा नाम सर बुलंद करें, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो सिर्फ अपनी ट्रैवल के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे लोग वो ट्रैवलर्स को खींचकर यहाँ पर लाते हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, और उनको ये रास्ते देते हैं कि ये आगे जा सके, एक्सप्लोर कर सके पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, अब बात करते हैं सवात में नस्ब होने वाले एक AI सिस्टम की, जो WWF की जानिब से सवात में फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम बर वक्त उठाए जा सकें। इस बेहतरीन और अवाम दोस्त प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिम हैदर। मज़ीद तफसील उन्हीं से जान लेते हैं। आसिम, बताइएगा कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके हाल अहवाल जानते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, ये बताइएगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कितनी देर कबल सैलाबी सूरत हाल को भाप सकता है? सर असल में ये था कि WWF पिछले कई अरसों से सैलाब से मुतासरा बहुत से अजला में और क्लाइमेट चेंज से मुतासरा बहुत से अजला में पाकिस्तान और ख़ुसूसन KB के बहुत से उसमें काम कर रहे हैं। जब 2022 का फ्लड आया तो उसके बेस के ऊपर WWF का ये फ्लड रिकवरी का प्रोजेक्ट स्वात में ये हमने स्टार्ट किया वहाँ पर, और चूँकि उसमें से हमारे पास इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद था इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का था, लेकिन वहाँ पर जब हमने काम स्टार्ट किया तो जो बेसिक नीड हमें नज़र आई वो ये था कि हमें कोई भी इतला पर वक्त हमें मौसूल नहीं होती थी कि फ्लड कब आ रहे हैं, फ्लड की सिचुएशन क्या है, वाटर की इंटेंसिटी कितनी है, और वो कब तक एक मुकर्ररा उस मकाम को वो हिट करेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर WWF पाकिस्तान ने गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट सवाबी के साथ इसके ऊपर काम शुरू किया, और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो फ्लड का था तो वो वहाँ पर फिर इंस्टॉल किया हमने। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि ये AI के साथ ऑपरेट कैसे करता है पूरा सिस्टम, और इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं? इसमें सेंसर्स और कैमरे भी नस्ब है? जी, असल में ये कम्प्लीटली AI सिस्टम है ना। तो AI सिस्टम ये है कि इसमें से कैमरास भी है और इसमें से हमारे पास सेंसर्स भी है। तो बेसिकली ये होगा कि कुछ कैमरास और सेंसर्स हमने वाटर की इंटेंसिटी के लिए वो हमने इंस्टॉल किए,
और कुछ हमने वाटर का जो फ्लो है तो उसके लिए हमने वो इंस्टॉल की हुई है। तो इसका फिर ये सिस्टम इस तरह काम करेगा कि ये हमारे पास जो इमेज जो वो होगी, कलेक्शन होगी, जो डेटा कलेक्शन होगी, वो एक लेयर है फिर हमारे पास। फिर उसके बाद आती है प्रोसेसिंग लेयर। फिर उसके बाद आती है कि फीचर एक्सट्रैक्शंस एंड एनालिसिस लेयर, जिसमें से हमारे पास जितने पिक्चर्स वगैरह या डेटा कलेक्शंस कैमरों ने और सेंसर्स ने किए, तो फिर उसकी एनालिसिस होगी और फिर उसी एनालिसिस के बेस के ऊपर उसकी फिर हम डेटा को और क्लासिफाइड करेंगे। जब डेटा हमारे पास और क्लासिफाइड होगा, ये कहाँ और लगाया आपने, और इसमें रोल के मुतालिक भी बताइएगा, आपका रोल क्या है इसमें? अच्छा, इसमें ये तो सबसे पहले ये है कि ये हमने कालाम का जो स्टील ब्रिज है तो ये हमने वहां पर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली फर्स्ट इन द पाकिस्तान है, जो कि कम्प्लीटली लो कॉस्ट है और हमने इन हाउस डेवलप किए GIK के साथ। और इसमें WWF का रोल ये है कि इसकी जो कंप्लीट बेसिक आइडिया था तो वो WWF का ही था, और इसकी कंप्लीट फंडिंग भी WWF ने अपने प्रोजेक्ट के तहत ही की है, और अपने जो लोकल साइंटिस्ट है तो उनको ही हमने एंगेज करके ये सिस्टम डेवलप किया है। बहुत शुक्रिया आसिम हैदर हमारे साथ मौजूद थे। ये जो मसनूई जहानत के जरिए से डिटेक्ट करने वाला सिस्टम है सवात में नस्ब कर दिया गया है, इस हवाले से मैं बता रहे थे। इसके साथ एक्सप्रेसो में हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे निकले तेरी तलाश में, जिसमें जिक्र हो रहा है वाखान की पट्टी, बदख्शां और पामीर हाईवे का। क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हम सवाल करते हैं मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से। बहुत शुक्रिया ताड़ साहब। आज का मेरा सवाल जो है वो वाखान की पट्टी के हवाले से है, या वाखान कॉरिडोर के हवाले से है। बहुत ही खूबसूरत एक वैली है और मतलब कमाल वैली है, और यहाँ इसी वैली के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे इसी से मार्को पोलो जो है वो आगे गए, और यारकंद और जो बदख्शां हैं इसके दरमियान भी ये एक तिजारती रास्ता भी के तौर पे भी ये इस्तेमाल होती रही। और अब ये जो वाखान कॉरिडोर है, ये उसके ऊपर फिर पामीर हाईवे जो है, जो 4 मुल्कों को आपस में मिलाती है और 1200 किलोमीटर, ये बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशंस हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। ये टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक उनका ख्वाब होता है कि वो पामीर हाईवे जाएं और या वाखान कॉरिडोर या वहाँ पे विज़िट करें। तो क्या कभी आपकी ये विश लिस्ट में रहा है वाखान की ये जो पट्टी है और फिर जो पामीर हाईवे है, और अगर विश लिस्ट में आया तो फिर ये क्यों नहीं हुआ कि आप वाखान आप नहीं गए या पामीर हाईवे आप विज़िट नहीं कर सके? इसकी क्या वजह? वकार दुनिया की हर वो जगह जिसमें एक ख़ास रोमांस वाबस्ता है, जिसमें एक फैसिनेशन है, एक भेद है, वो मेरी विश लिस्ट में शामिल रहे हैं, और वाखान भी उनमें से एक है। याद रहे कि वाखान की जो पट्टी है ना, दैट वाज क्रिएटेड बाय रशिया एंड ब्रिटेन। इससे पहले ये वजूद में नहीं थी। या तो ये ताजिकिस्तान यहाँ पे आता था या अफगानिस्तान, वटावर, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उन्होंने ये पट्टी सिर्फ इसलिए कायम की, जो कहीं 10 किलोमीटर है और कहीं 80-90 किलोमीटर भी है चौड़ी, ताकि इनका डायरेक्ट क्लैश ना हो। ये शुरू से नहीं चली आ रही वाखान कॉरिडोर जो है, ये ब्रिटिश के ज़मानों में ये क्रिएट हुई। उसकी जो फैसिनेशन है कि एक तरफ पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, और उसके एंड की लोग पे जाए तो चाइना। यानी इतनी छोटी सी पट्टी में 4 मुल्क मिल रहे हैं, और पामीर जो माउंटेन्स है वो इसके ऊपर हजूम करती हैं। तो वहाँ जाना इटसेल्फ, यानी कोई भी जगह जो होती है ना, उसका हुस्न जो होता है वो सिर्फ मंजर में नहीं होता। उसका हुस्न उसकी फैसिनेशन और उसकी तारीख़ में होता है। मुझे याद है कि एक साहब गए हिरात, तो मुझे कहने लगे जनाब आपने बड़ी तारीफ़ की हिरात की, बड़ा फजूल सा कस्बा है, हमारा तो कसूर से अच्छा है। यानी पुराने ज़मानों का हिरात, अब तो खास मॉडर्न हो गया। तो मैंने कहा कि इसलिए कि तुमने हिरात की तारीख़ को मद्देनज़र नहीं रखा, तुमने उन आँखों से नहीं देखा जो तारीख़ की आँखें थी। तो इसी तरह वाखान कॉरिडोर जो है ना, उसको भी जब तक आप उस फैसिनेशन से, तो मैंने वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। मसलन पुराने ज़माने की बात है कि मैं चित्राल गया और चित्राल गर्म चश्मा गया। मुझे बताया गया कि यहाँ से 3 घंटे की मुसाफत पर बदख्शां वाक़या है,
और उन दिनों को गड़बड़ थी, अफ़गानिस्तान रशिया जो भी था, ये कोई बॉर्डर इतने सेफ नहीं थे और आना जाना इधर से अफगान रेफ्यूजीज़ भी आ रहे थे, यानी बदख्शां। तो अब देखें ना कि बदख्शां का नाम इटसेल्फ ही जो है ना, वो मतलब लाले बदख्शां से लेके बदख्शां की शहजादी या बदख्शां के जिन और पता नहीं क्या, वो जिस तरह बाकी हैं मिथिकल शहर, मिथिकल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत सारे शहर वो मिथ्स ही लगते हैं बचपन से, जिनका हवाला तज़किरा आता है, समरकंद और बुखारा और खुतन वगैरह। उसी तरह बदख्शां, तो उन्होंने कहा जी वहाँ 2 लेक्स हैं बड़ी खूबसूरत, तो हम शाम से पहले वापस आ सकते हैं जाके। तो जीपों पर थे हम, तो हमने उधर सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ता दुश्वार हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। और मैंने सोचा कि अगर वहाँ रात हो गई और अगर हम बदख्शां में हुए, और क्योंकि वो मतलब कि ज़ाहिर है कि ऑलमोस्ट इलीगल क्रॉसिंग थी इनटू अफ़गानिस्तान या बदख्शां, तो मैं तो अकेला तो मैं रिस्क ले सकता था, लेकिन फैमिली तो वहाँ से हम, मेरा ख्याल है कि बदख्शां वहाँ से वो बार बार कह रहे थे ड्राइवर कि साहब सिर्फ 1 घंटा और, तो 1 घंटे की ड्राइव पर बदख्शां रह गया। उसके बाद मैंने इसकी फैसिनेशन महसूस की जब मैं लेक करोमर गया हूँ और ब्रोगल की वैली में गया। अब ब्रोगल की वैली जो है ये पैरेलल है वाखान जी, और वहाँ ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस भी है, उधर उनकी भी होगी क्योंकि बॉर्डर एरिया। वो बॉर्डर भी जो है वो तकरीबन खुला है। वहाँ 2 पास हैं, एक को ब्रोगल पास कहते हैं, एक को दरवाज़ा पास कहते हैं। दरवाज़ा जो है बुनियादी तौर पे पर्शियन का और इधर का ही लफ्ज़ है अपना, दरवाजे का मतलब दरवाज़ा ही होता है जी, ठीक। तो मतलब है कि जिस तरह तकला मकान जो है, मकान का मतलब है कि घर, रेत का घर, तो जिस तरह मकान है इसी तरह ही दरवाज़ा भी टर्किश में भी है, बाकी ज़ुबानों में भी है, वो दरवाज़ा पास। तो हम जा रहे थे, आप जानते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान आप इकट्ठे होकर तो नहीं चलते, उनको हजूम थोड़ा होता है नारे लगाते हुए जा रहे हैं, वो तो अपनी अपनी मुशक्क़त आदमी कर रहा होता है, इंडिविजुअली अकेला चल रहा होता है, रास्ता भी छोड़ा। तो मैं और मेरा एक साथी हम चलते जा रहे थे, वो जो रास्ता बताया गया था, पोर्टर कुछ आगे थे, 1-2 पीछे थे। थोड़ी देर के बाद एक पोर्टर आवाज़ें दे रहा है मुझे नीचे से, ज़रा बुलंदी पे आ गए, तार साहब ठहरे ठहरे ठहरे। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं गया, कहेंगे सर आपने क्या किया है, आप दरवाज़ा पास को पास कर गए, अबूर कर गए, और आप तो पिछले आधे पौने घंटे से अफगानिस्तान में चल रहे हैं, वाखान में चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई वहाँ पे कोई होता है ना कि बॉर्डर में कोई बार्ड वायर है, वो कहने लगे जी यहाँ कुछ भी नहीं है, वो छोटी छोटी पत्थर की बुतियाँ सी लगी हुई हैं, वो हम जानते हैं कि उधर अफगानिस्तान है, वो वाखान है और इधर हम हैं। तो जनाब मैं इस तरह कहा जा सकता है कि मैं वाखान होकर आया हूँ। और आखिरी बात जी, जब हम दरकूट ग्लेशियर को अबूर करने वाले थे तो वहाँ पे 5-6 लोग आए, वो ताजिकिस्तान के थे, वो बहुत गरीब गुरबाई थे, खासे गरीब, खासे बूढ़े, 3-4 लोग थे। वो बैठ के हमसे बातें करने लगे, तो हमारे लिए बड़ी फैसिनेशन थी कि वो ताजिकिस्तान से आए थे, यानी ताजिकिस्तान से उन्होंने बॉर्डर अबूर किया। वो कहते थे खुला बॉर्डर है, नोबडी बॉर्डर्स। वो अफ़गानिस्तान में आए, अफ़गानिस्तान से आगे ये दरवाज़ा पास वगैरह का एरिया, यहाँ भी कुछ नहीं था, वो पाकिस्तान में आ गए। तो मैंने कहा यहाँ क्या करने आए हैं आप? वो कहते कि हम आते जाते रहते हैं और पाकिस्तान से हम आटा, घी, चाय और चीनी लेके जाते हैं। अच्छा। चुनांचे मैं कह सकता हूँ कि मैं वाखान भी गया हूँ और ताजिक लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन ब्रोगल में। और याद रहे कि इधर जो वैली है उसको ब्रोगल कहते हैं,
तो वखान में जो वैली है उसको भी ग्लोबल करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। बदख्शां के हवाले से तो अभी भी जो वकी लोग हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अपर उन्जा के लोग, उनके जो गाने हैं उसके अंदर बदख्शां का लफ्ज़ आता है। हमें वकी तो समझ नहीं आती, लेकिन जब बदख्शां का लफ्ज़ आता है तो आइडिया होता है कि अच्छा यहाँ पे कोई बदख्शां का जिक्र है। और अब ट्रैवलॉग्स इस तरह के बड़े बड़े खूबसूरत आ गए हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स हमारे सामने वाखान कॉरिडोर कहते हैं। पहले तो वाखान कॉरिडोर के वाले से उस तरह मालूमात नहीं मिलती थी, लेकिन अब यूट्यूब पे बहुत सारा ज़ख़ीरा जो है वो आप देख सकते हैं। वाखान के वाले से बहुत हाई रेजोल्यूशन के बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, वीडियोज़ हैं। और अभी हमारे जो पाकिस्तान के बाइकर हैं इब्रार, वो भी अफ़गानिस्तान में पूरी वाखान की पट्टी को क्रॉस करते हुए अब ताजिकिस्तान या और उस तरह उज़्बेकिस्तान इस तरफ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे विजुअल्स जो हैं वो वाखान के आपको मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पामीर हाईवे जो है उसके वाले से भी आपको डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जरा कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद जो हमारी कौमी टीम है उसमें बड़ी उखाड़ पछाड़ सामने आई है जी। वो सर्जरी शायद जिसका जिक्र किया जा रहा था वो किसी हद तक होनी शुरू हो गई और दूसरे और तीसरे टेस्ट मैचेस के लिए जो स्क्वाड का ऐलान है वो कर दिया गया है, जो बिलतरतीब 15 और 24 अक्टूबर को मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और दूसरे टेस्ट से बाबर आजम, फास्ट बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। और स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल शामिल है। उसके अलावा अगर बात करें तो हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली भी स्क्वाड में शामिल होंगे। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए सरफराज अहमद को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट भी कल से मुल्तान में ही खेला जाएगा और इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त पहले से हासिल है। उधर कौमी सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील हुई है और सिलेक्शन कमेटी में साबिक अंपायर को भी शामिल कर लिया गया है। ये तजर्बा कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। अवैस, कैसे हैं आप? मैं लगता है अवैस, सबसे पहले तो टीम की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम तबसरा कर लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी सर्जरी की गई है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बेंच कर दिया गया है। आप इस इकदाम को कैसे समझते हैं? देखें, ये जरूरी था। मुझे पता है मिक्स एंड मैच इस वक्त अपना रद्द अमल लोगों से आ रहा है, जो फैंस हैं वो भी बात करें, ऑब्वियसली जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, वो भी बात करें, लेकिन ये जरूरी होता है। जब हम बात करते हैं ना, जब आपकी परफॉर्मेंसेस ना हो रही है तो आप एक लड़के को रेस्ट देते हो। जब आपका प्राइम बॉलर की बात करूं, शाहीन की बात कर लो, आपका प्राइम बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम की बात करो, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होती चीज। जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी अपना असर डालती है और साथ ही साथ आपकी फिटनेस पे भी असर डालती है। वो आपको नजर आ रहा था। ये राइट डिसीजन है कि आपने उनको रेस्ट दिया ताकि वो जाके वापस एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करें। ये मैं अभी नहीं, बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ शोज के अंदर, आपको देना पड़ेगा रेस्ट, आपको हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब आपके टॉप परफॉर्मर्स, मीर हमजा की बात कर लूं, कामरान गुलाम की बात करूं, जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स है, जब उन लड़कों को आप चांस वो भी अपनी होम कंडीशंस पे नहीं दोगे तो फिर देखें वो चीज बैकफायर करती है। क्योंकि हम ज्यादती क्या करते हैं, एक लड़के के साथ हमारा टॉप का परफॉर्मर होता है डोमेस्टिक में, हम उसका जाके डेब्यू करवाते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जाके, जहां पर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो आपके सीजन है, वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये ज्यादती करते हैं आप। अच्छी चीज है कि आपने अपने होम कंडीशंस में उनको डेब्यू करवाएंगे ताकि वो जिस तरीके से डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हुए हैं वो परफॉर्म यहाँ पर करें। लेकिन एक जो ट्रिकी चीज जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जब आपको याद हो जब चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने एक बात की, एक अच्छी चीज लगी कि आपने एटलीस्ट आप डिसीजंस ले रहे हो, डिसीजंस पे आप अमल भी कर रहे हो, लेकिन आपको अमल जो है वो रैपिड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम वहां पर पहुंचे जहां पहले थी तो आपको सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपकी टीम इस वक्त आखिरी नंबर पर मौजूद है। मैंने कभी देखा नहीं पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर आखिरी नंबरों पे जाते हुए। आज वो यहाँ पर अपना पहुंच चुके हैं कि हम बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर मौजूद हैं। ये इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैदा की थी प्लेयर्स के बीच में, फैंस ने नहीं पैदा की, ना अपना किसी क्रिकेट एनालिस्ट ने पैदा की है, आपने खुद पैदा की थी। कप्तान इतने आपने चेंज किया, आपने इतनी ज्यादा छेड़छाड़ टीम के साथ की कि आज आपके सामने जितनी इंस्टेबिलिटी पैदा हुई हुई है। आप आज मैं बात करता हूं कि आज आपको इतनी जरूरत है जीत की, शायद वो बांग्लादेश के खिलाफ हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ, ताकि आपकी टीम वापस ट्रैक पे आ सके। वैसे यहाँ तो चेयरमैन इतनी तादाद में चेंज हो गया, आप तो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप मोहसिन नकवी के इकदाम को कैसे देख रहे हैं कि उनका ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है। जो वो इकदाम करते हैं वो दोबारा वापस मुंह चढ़ाता हुआ उनके पास आ जाता है। अभी भी जो ये सर्जरी का काम किया गया है, आपको लगता है कुछ फेवरेबल होगा या फिर वही जो नतीजा हम पहले देख रहे हैं वैसा ही कोई नतीजा मिलने वाला है?
देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पता है एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको बेशक आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पावरफुल पोस्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है उसको दिमाग से बेचारा वो आधा फारिग हो चुका होता है, क्योंकि जितना उसने प्रेशर को अपना बिल्ड करना है इतना शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर उसके पास प्रेशर बिल्ड ना होता हो, क्योंकि मीडिया प्रेशर भी देखना है, अपने फैन प्रेशर भी देखना है, फिर प्लेयर प्रेशर भी आपने देखना है, तो इट्स नॉट एन इजी जॉब। फिर उसके बाद इनके पास इतनी मल्टीपल अपना आपको पता है एंगेजमेंट्स, अब वो एसीसी के सदर भी बनने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो आई डोंट नो कि किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू मुझे हमेशा नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया है, हम लोग आज भी उसी पुराने तर्ज पे चलते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्स क्रिकेटर या कोई बड़ा जो क्रिकेट के अंदर नाम, चाहे अलीम डार साहब की, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको क्यों सिलेक्ट किया गया सिलेक्शन कमेटी में, बल्कि आपको पता है बहुत से उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के भाई किस लिए सिलेक्ट किया गया, कि आप उनको चूज करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि यार जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी हो या बंदा जो क्रिकेट की आपको चीज जो बता रहा हो कि यार ये सेटअप चल सकता है, ये सेटअप चल सकता है, कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो। हम लोग कोशिश ये नहीं करते कि हम लोग आउटसाइड द बॉक्स जाके भी सोचें। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, रेहानुल हक पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बैरियर तोड़ा कि उसको टीम मैनेजर बनाया, क्योंकि उसका क्रिकेट सेटअप बहुत अच्छा था, उसके प्लेयर्स के साथ उसका दिमाग भी मैच करता था। फिर दूसरी बात, उस बंदे को खुद पता था कि क्रिकेट बोर्ड से अगर निकाला गया तो मुझे जॉब्स की कमी नहीं है, कि वो सिक्योर था। उसको पता है कि यार मैंने अपना काम करना है। मसला ये होता है क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त लोग लगे हुए हैं उनको जॉब्स का बेचारों को परेशानी है कि यार यहाँ से निकले तो आखिर जाएंगे कहाँ, ये मसला होता है। फिर वो जिसमें करते हैं जी सर आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, वो हार्श डिसीजंस नहीं लेते, वो वाले डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। अच्छा वैसे जिस तरह से फखर जमान ने भी मशवरा दिया, उन्होंने कहा जी पिंक बटन ना दबाएं और बाबर आजम को इस तरीके से ड्रॉप ना किया जाए, उन्हें कोहली की तरह सपोर्ट किया जाए। तो अगर हम देखें कोहली भी हुए थे आउट ऑफ फॉर्म, तो उन्होंने 1 साल का रेस्ट किया, फिर दोबारा वापसी और फिर शानदार कमबैक किया। तो आपके ख्याल में बाबर को भी खुद ही नहीं चले जाना चाहिए था रेस्ट पर? क्यों बोर्ड के फैसले के वो मुंतजिर थे? देखिए, जो आपने बात की ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे प्लेयर्स के अंदर दिमाग में बात है, मैंने कहा ना कि हम लोग एक चीज हमें भी समझनी पड़ेगी। जब तक हम भी खुद खेलते हुए नौजुबिल्लाह हम किसी को कुछ समझते नहीं थे, झूठ नहीं बोलूंगा, ये चीज होती है क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल एक चीज बनी होती है आपके दिमाग में। आपको प्लेयर भी आपको समझना चाहिए कि यार मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा साइडलाइन होना चाहिए। साइकोलॉजिकल बेशक वो रेस्ट करूं या जो भी करूं, मुझे साइडलाइन 1-2 सीरीज भी आप हो जाए ना तो लिटरली आप फ्रेश माइंड के साथ वापस आते हैं। हमारा वो कल्चर नहीं है। हमारा मसला ये कि हमारा कप्तान जो एक्स कप्तान, अगर वो पानी की बोतल भी उठा लेना तो हमारे वावेला मच जाता है सोशल मीडिया के। वो स्टोक्स नहीं कर रहा था, स्टोक्स को आप देखें वो पानी की बोतलें भी यहाँ तक अपना बांटता रहा, प्लेयर्स को अपना जो गाइड करता रहा, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बाबर की बात करो, बाबर आजम का मसला ये है कि बाबर आजम की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग ऑब्वियसली बनती भी है, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, सारा कुछ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज उसको बताना भूल गए कि भाई फैन फॉलोइंग अपनी जगह, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, पाकिस्तान पहले, तुम पहले नहीं हो, पाकिस्तान टीम मेरे लिए पहले है। परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको मुझे रेस्ट देना है, ड्रॉप करना है। अल्फाज अब मैं यूज कर रहा हूँ, ड्रॉप करें, कोई इसमें खर्च नहीं होता यार। आप बड़े प्लेयर को भी ड्रॉप करते हो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे। आपने मैचेस जीतने हैं, आपने प्लेयर के साथ नहीं स्टिक अराउंड करना। कोहली के साथ जो 1 साल इंडियन क्रिकेट बोर्ड स्टिक अराउंड किया है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स पे किया है। जब उसका एक फॉर्मेट पे नहीं परफॉर्म कर रहा था, कोहली को यहाँ तक कप्तानी से भी उतारा गया। आपको याद हो कोहली के बारे में एक बात की जाती थी कि यार ये वापस नहीं आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। आसिफ यहाँ तक कह गए थे जो उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा उस पर काम किया गया था कोहली के ऊपर। चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें जो आरसीबी की तरफ से वो खेलते हैं, चाहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करें, कि आज आपके सामने कोहली वन ऑफ द बिगेस्ट चेजर्स है। बिल्कुल चेजिंग में किंग है, ये नो डाउट है इस चीज पे। आप कोहली के साथ आखिरी दम तक, अपने आखिरी मैच तक ये साबित किया है कि वो एक मैदान का खिलाड़ी है, प्रेशर में खेलने वाला खिलाड़ी, और हमारे खिलाड़ी अक्सर चोक कर जाते हैं प्रेशर में। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या खिलाड़ियों पर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ही ठीक है, या फिर हम कुछ तब्दीली देखते हैं? क्योंकि रमीज़ राजा की क़यादत में हमने देखा कि कुछ बेहतर कारकर्दगी थी टीम की, और जब से ये तब्दीलियां तेज़ी से सरबराही में क़यादत में आना शुरू हुई, तब से ही हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़ली का शिकार है हमारी टीम। देखिए, अगर आप थोड़ा अरसे पहले चले जाएं, फिर मैं उसी चीज को कोट करूंगा। ये वही टीम है जिसकी हम बात करते थे कि वन ऑफ द जलब स्क्वाड आपको नजर आता। बाबर की कप्तानी में था ना, शाहीन भी था, नसीम भी था, सारे के सारे थे। वर्ल्ड T20 के फाइनल भी आपने ऑस्ट्रेलिया में खेला, वर्ल्ड कप T20 का आपने सेमीफाइनल भी आपने यूएई के अंदर खेला। ये वही टीम थी जो आपको एक जलब स्क्वाड नजर आता था। सब बात करते थे इस टीम के। फिर अगर आप पेस बॉलिंग की बात करें, सब बात करते थे वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का। लिमिटेड ओवर्स की बात कर रहा मैं, आप उसकी नहीं कहा। कंसिस्टेंसी या जो इंस्टेबिलिटी जो मैंने पहले भी आपसे बात की, क्रिकेट बोर्ड ने खुद पैदा की थी, कप्तानी चेंज करके। मैनेजमेंट इतनी, आपकी बिल्कुल बात ठीक थी कि इतने चेयरमैन चेंज हुए हैं यार। पता है कि मसला क्या होता है कि जब आपके चेयरमैन चेंज हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमी है, अनफॉर्चुनेट है
कि एशिया क्रिकेट की मैं बात करूं, ये होता है कि जब हुकूमत चेंज होती है, प्लेयर क्यों परेशान होता है, वो कहता है लो हुकूमत चेंज हुई, चेयरमैन चेंज होगा, वो अपने पूरा का तर्ज लेके आएगा सारा सिस्टम। आज तक आपकी डोमेस्टिक अभी तक सिस्टम ही नहीं आप एक कर सके। आप अगर कहते हो ना कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करना है, इंग्लैंड को करना है, भाई उनकी 100 साल की है। आप इंडिया की बात करो, रणजी ट्रॉफी उनका 100 साल हो गया, वही सेटअप है, वो चेंज नहीं होता। हम लोग हर साल कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, हर 4 साल के बाद हमारी कोशिश होती है इम्प्लीमेंटेशन करनी। दूसरा सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि आप ऑस्ट्रेलियन कोच लेके आए हैं, उसको टाइम चाहिए, क्योंकि इन सेटअप को समझते नहीं है। सबसे बड़ा जो इश्यू मुझे आज भी लगता है वो ये लगता है कि हमारे जो नीचे जो टियर होती है, देखिए ना, आपका टियर होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, अंडर 19 का जो कोचेस होते हैं उनका काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं आपके हेड कोच को, क्योंकि हेड कोच बॉस होता है, पाकिस्तान नेशनल टीम का कोच है, वो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए डोमेस्टिक की। वो चीज नहीं अपना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उसको प्रॉपर चीज नहीं बताई जाती, शायद उसको गाइड किया जाता है कि नीचे क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या नहीं हो रही। इसलिए मैंने खुद जैसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया था जब वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आए थे अपने शो के लिए, तो उन्होंने एक ही बात की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे टाइम चाहिए डोमेस्टिक को समझने की, पाकिस्तान क्रिकेट को समझने की। मैं वो नहीं हूँ क्या हूँ तो झाड़ू फेरूं तो एकदम सारा कुछ चेंज कर लूंगा, इट विल टेक टाइम, और आपको टाइम देना पड़ता है। हमारा मसला फिर एक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तान यहाँ तक कोच, उसको ये नहीं पता होता कि अगली सीरीज के लिए मैं कप्तान हूँ या कोच हूँ, वो बेचारा उसी कश्मकश में मारा जाता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो चैलेंजेस आपको खत्म करनी होगी। प्लेयर्स को मोर इल्जाम ठहराना आप कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं। अच्छा, ये पीसीबी ने जो नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है ओवैस, उसमें आकिब जावेद, अजहर अली और उनके साथ ही फिर अंपायर अलीम डार को भी शामिल किया गया है। अंपायर का सिलेक्शन कमेटी में जो इंतखाब है, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसा तजुर्बा है ये? देखिए, अलीम डार की बात करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट अंपायर्स तो जरूर हैं, उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान को सर्व भी किया, लेकिन शायद अगर आप उनको डोमेस्टिक या यूथ क्रिकेट पे अगर आप कर देते तो मुझे समझ में आती है। अब आई डोंट नो कि क्या समझ के उनको यहाँ पर लाया गया है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें कि उनको लाया गया है यहाँ पर, कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के आगे सिलेक्शन कमेटीज पे बात करें, मैंने कहा ना अभी तक इंस्टेबिलिटी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका पैनल होना क्या चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि आउट ऑफ द बॉक्स भी शायद आपको कभी कभी जाके सोचना पड़ता है। चीमा की बात करें, चीमा को आपने रखा हुआ है यहाँ पर, उनका थोड़ा सा एक आपने चले अच्छा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा कि वो एनालिस्ट अच्छा है कि उसको टीम के अंदर शामिल किया जाए। आकिब जावेद की बात करूं, आकिब भाई आपको पता है पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन कोई आज सच उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, तो रोल तो डिफरेंट है। लेकिन मैं कहा ना, मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाह रहा है। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी होती है, जो आपके चले हुए कारतूस उनको आप साइड पे करते हो। आप की तो है, वो कह रहे हैं कि नए सिलेक्टर्स ने आते ही जो टेस्ट के पुराने बुर्ज थे वो उलट दिए हैं, तो ये पहली सर्जरी हो गई, इसे आप बड़ी सर्जरी कह लें या छोटी सर्जरी कह लें, आगाज तो हो गया। अच्छा, ये जो अब बताया ये जा रहा है कि दूसरी टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स की वापसी भी मुतवक्के है, और कहीं ना कहीं जो ग्रीन शर्ट्स हैं उनके लिए ये कैसा साबित होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स की क़यादत में पहला जो मैच है वो नहीं खेला गया, और ऑली पॉप ने खेला, लीड किया टीम को, कैप्टन वो थे। और दूसरा ये कि ग्रीन कैप्स कहीं ना कहीं हमें थोड़े से ये नज़र आ रहे हैं कि मुल्तान की जो पिच है वो यूज्ड पिच है, तो उस पर स्पिनर्स के लिए ज़रा चांसेस होंगे, तो अच्छी गेम जो है वो शायद हमें देखने को मिल जाए। इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, बेन स्टोक्स आपको पता है वो जो एक पूरा का पूरा फ्लेवर कैरी करते हैं इंग्लैंड टीम के लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उनको फ्लिंटॉफ से भी ज्यादा रेट करता हूं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें सर्विसेज दी हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट है, फिर एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, वो ज्यादा आपको स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात करें चाहे बैटिंग लाइनअप की बात करें, फिर सबसे जो मजे की चीज है विकेट, क्योंकि अभी तक तो ये खबर आ रही थी कि वही विकेट यूज होगी, स्पिनिंग ट्रैक थोड़ा सा होगा, इसलिए पाकिस्तान ने आपको पता है बहुत जल्दी में जो टॉप परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के स्पिनर्स, उनको अपना कैंप लगा के तो उनको इंक्लूड करने की कोशिश की। नोमान अली वापस आ रहे हैं, नोमान ने क्योंकि विकेट्स भी ब्रेक थ्रूज आपको लेके दिए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मसला हमारा सारा का सारा वहां पर ही आ जाता है कि हमें बहुत देर से ख्याल आता है इन चीजों का, जब हमारे सर पे आगे पड़ती है तब हमें ख्याल आता है कि यार लड़के निकालो जी, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं। अच्छी बात है कि कामरान गुलाम भी है, दूसरे लड़के भी हैं, लेकिन याद रखिएगा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है लड़कों पे। क्यों? वो इस सिचुएशन में आप उनको बुला रहे हैं कि जब आपकी डू एंड डाई सिचुएशन है, जब पूरी दुनिया आपको जो है वो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रही है क्रिकेट कमेटी, तब आपकी जो है ना वो साइकोलॉजिकल आप प्रेशर के अंदर होते हो कि यार सारा का सारा दारोमदार, पूरा जो अवाम है उनकी नजरें हमारे ऊपर होंगी, जो नए लड़के सेलेक्ट करेंगे प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर होंगी कि यार ये कैसे परफॉर्म करके देते हैं।
कामरान गुलाम को तो सिलेक्ट करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आज आपको बताते चलें कि कौमी विमेंस टीम का भी मैच हो रहा है और अगर हम न्यूजीलैंड को हरा लेते हैं तो सेमीफाइनल में जाने के चांसेस शायद बन जाएं। इसके साथ ही हम इसी नोट पर जी ब्रेक लेते हैं और कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ज़रा एक्सप्रेसो टैलेंट में आज कुछ बात कर लेते हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुनैरा अंसारी और उनकी दो बहनों की, जिन्होंने एक काम को कारोबार बना लिया है जो शायद होता तो हर घर में ही है, लेकिन उनका जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, वो आलमी मयार का बन चुका है जनाब। ये बहनें जो हैं फटे पुराने जो कपड़े हैं उनसे ऐसे ऐसे फनपारे तख्लीक कर देती हैं जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। आप जो हमारे स्क्रीन पर साथ साथ विजुअल्स चल रहे हैं, इन फनपारों का नज़ारा आप कर सकते हैं वहाँ पर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से लेकर कोक स्टूडियो पाकिस्तान के आर्टिस्ट तक सब इनके ख़रीदारों में शामिल है जनाब। ज़ुनैरा, अनूशे और हिरा अंसारी के हाथों से ये जो तख्लीक करदा मसनूआत है, देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनमें जो इस्तेमाल होने वाला बुनियादी सामान है, ऐसी अशिया और कपड़ों पर मुश्तमिल है जो लोग अक्सर हम वेस्ट कर देते हैं, हम गार्बेज में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ को बेच देते हैं। बेसिकली इन्होंने कोरोना के दौरान मास्क बनाने से ये जो बिज़नेस है इसे स्टार्ट किया, फिर इसमें जूतों के डिज़ाइन, फिर ये प्रोसेस पहुंचा कपड़ों तक और अब खूबसूरत डिज़ाइंस तक जा पहुंचा। और इन बहनों के इस कारोबार को इस वक्त शोहरत ज़्यादा मिली जब मलाला यूसुफजई का ऑर्डर इन्हें मिला। फिर मलाला ने एक फ़ोटो जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसके बाद से ज़ुनैरा और उनकी डिज़ाइन करदा मसनूआत को आलमी सतह पर शोहरत मिली है। बगैर किसी डिले के हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। ज़ुनैरा अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिज़ाइनर। ज़ुनैरा, कैसी हैं आप? कराची का क्या मौसम है बताइएगा, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। कराची का मौसम ऐसे आजकल बहुत ड्राई है, लेकिन फिर भी इट्स ऑल गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत यूनिक आइडिया है। अमूमन लोग पुराने कपड़ों को लेते हैं, उनको नया करने की कोशिश करते हैं। आपने फन पारे तख्लीक करने का क्या सोचा और क्या इसकी कोई फॉर्मल तालीम भी हासिल की? नहीं, एक्चुअली मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया था डिप्लोमा, और उसके बाद फिर मैंने परस्यू किया बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम। उसमें हमें यही बताया गया था कि व्हाटएवर इज योर पैशन, आप उसको अपना एक बिजनेस बना लिया। अब मेरा पैशन यही था कि मैं आर्ट करती थी, पेंटिंग करती थी, और मेरी जो बड़ी बहन वो उनका एक क्लॉथिंग ब्रांड है और उनके जितने भी ड्रेसेस वगैरह बनते थे और वो सारे कपड़े बच जाया करते थे और उनकी जो एम्ब्रॉयडरी पैचेस वगैरह होते थे, तो हमने उसको अपने आर्ट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की और फिर उसको और पेंटिंग को हमने दोनों को मिला के एक सस्टेनेबिलिटी और आर्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट किया। फिर आपने सस्टेनेबिलिटी और आर्ट को मिलाकर शाहकार जो है ना वो बनाने शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये मलाला वाली स्टोरी तो सुनाए, मलाला को ऑर्डर कैसे मिला था आपको? अच्छा, मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी और ट्विटर पे सबसे ज्यादा पोस्ट करती थी। अब तो खैर पाकिस्तान में बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी स्टिल वर्किंग। लेकिन ट्विटर से मुझे कांटेक्ट किया था मलाला के हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया हैंडमेड शूज का। उसमें उनको एक्चुअली सरप्राइज करना था अपनी वाइफ को उनके बर्थडे पे। सो ही एंड आई डिस्कस अबाउट द डिजाइन, उसको किस तरह से हम पाकिस्तानी कल्चर को भी ऐड कर सकते हैं उनके शूज में, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि या शी इज फ्रॉम पाकिस्तान और वो अभी भी उस कल्चर को वैल्यू करती हैं। अच्छा। तो हमने और पेशावर से रिलेटेड है उनका, तो हमने उस चीज को कोऑपरेट करके एक शू क्रिएट किया, फिर थोड़े से पैचेस वगैरह भी ऐड किए, जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं ना, तो वो भी ऐड। अच्छा, हम जानते हैं आप कोरोना से आपने शुरू किया और वहाँ मास्क बनाना शुरू किया, लेकिन फनपारों का ख्याल आपको कैसे आया और पहला फनपारा कब और कितने का आपने अगर उसको बेच दिया अब तक तो कितने का बिका, और अगर नहीं बिका तो वो क्या था? फनपारे के मुतालिक बताइएगा। अच्छा, मास्क मेरी मदर बनाती थी कोविड के दौरान पे, और अम्मी को देखते हुए ही फिर हम बहनों में भी ये चीज आ गई कि हमें डिजाइनिंग करनी है, हमें कुछ क्रिएट करना है, और अम्मी से ही बेसिकली ये सब कुछ शुरू हुआ कि शी इज द हेड ऑफ डिजाइनर हमारे ब्रांड में। और उसके बाद आइडिया अम्मी का है इसका मतलब? अरे वाह। अच्छा, मुझे बताएं ज़ुनैरा कि क्या क्या बनाते हैं आप लोग? मतलब जिस तरह से आपने बताया कि आपने मलाला के लिए एक शूज़ जो है वो डिज़ाइन किए और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत उसमें नज़र आ रहा था, इसके अलावा आप ड्रेसेस बनाते हैं, क्या क्या और बनाते हैं ये भी बताएं। हमारे मेन प्रोडक्ट्स डेनिम जैकेट्स हैं, शूज हैं, टोट बैग्स हैं, और बाकी सारी जितनी भी चीजें लोग अपने कस्टमर जो है हमारे वो अपनी कोई भी चीज कस्टमाइज करवा लेते हैं। टी शर्ट्स हो गई, बैग हो गई, या ट्रॉली बैग्स भी हो गए,
ट्रॉली बैग्स भी हैं। वाह वाह। सबसे फेमस क्या है जुनैरा? कौन सी क्रिएशन बहुत ज्यादा? जी, डेनिम जैकेट्स हैं, शूज हैं और ट्रॉली बैग। अच्छा, ये प्रोसेस बताइएगा, क्या करती हैं आप? पुराना स्टॉक कैसे खरीदती हैं, कैसे घर लाती हैं, कैसे अलग करती हैं, और फिर कैसे सोचती हैं कि इस स्टॉक का ये किया जाए, इस स्टॉक का ये किया जाए, क्या बनाती हैं? अच्छा, स्टॉक तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स हैं उनका एक क्लॉथिंग ब्रांड है और उनका जितना भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो उसको फिर हम उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने एक फिर। और हमारी जो डेनिम जैकेट्स होती हैं वो हम फैक्ट्री से बाय करते हैं, बल्क में हमारी वो चीजें होती हैं और फिर उन डेनिम जैकेट्स पे हम वो सारे एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस यूज करते हैं जो मेरी सिस्टर के क्लॉथिंग ब्रांड से मुझे मिल जाते हैं। अच्छा। और कुछ फिर तो फिर आपके लिए तो इसकी ज़्यादा कॉस्ट उस तरीके से नहीं आती होगी ये। वैसे अगर डेनिम जैकेट्स की बात करें तो आप लोग, आपका ब्रांड जो है बिलखुसूस, वो कितने की सेल करता है मार्केट में? अच्छा, कॉस्ट हमारी ज़्यादा, लोग कहते हैं कि हाँ आपको तो यहाँ से मिल जाते हैं, घर का बिजनेस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बहुत दिन लग जाते हैं अक्सर एक डिजाइन को प्रिंट करने पे कि उसकी थीम किस तरह की होगी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर की कुछ पुरानी चीजें लाइक जो अगर अपने वो ट्रॉली बैग्स हमें सेंड करते हैं तो उनमें कुछ चीजें लाइक वो स्क्रैप वगैरह हुआ होता है तो हम उसको किस तरह से एक न्यू लुक देंगे, उसको डिजाइन करने में हमें काफी टाइम लगता है। और हमारी जो मेहनत है हम सिर्फ उसका ही ऑब्वियसली चार्ज फॉर द आइटम। हर बार यूनिक डिजाइन निकालना वाकई एक टास्क होता है। बिल्कुल, आर्टिस्ट लोग तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जुनैरा ये भी बताइएगा कि सिर्फ आप इसी के लिए डेडिकेटेड हैं, आप और आपकी बहनें, या कुछ और काम भी करते हैं? हम लोग सारे डिजाइनर्स हैं वैसे बचपन से ही। और रनोशा पेंटिंग करती है, बाकी अम्मी और मेरा डिजाइनिंग में है, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल करते हैं हम वेबसाइट पे देखना होता है। आपका क्या रोल है? मेरा हैंड पेंटिंग और डिजाइनिंग है। अच्छा, क्या बात है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कांटेक्ट करना हो या आपसे अपने कस्टमाइज कुछ भी करवाना हो तो किस तरीके से जो है राब्ता किया जा सकता है? अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम है yourflower और जुनैरा JA फेसबुक पे पेज है। ऑल्सो हमारी वेबसाइट भी है juneraart.com, तो आप वहाँ भी। ओके। अच्छा जुनैरा, जिस तरह से ये आप काम कर रहे हो, ख़ासतौर पे जिस तरह आगाज़ आपने कहा कि आपकी मदर ने कोविड में किया था मास्क जो है वो बनाने से, बहुत सारी ख़वातीन घर में बैठी हैं, वो भी बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास मोटिवेशन की कमी है या उन्हें रिस्क लेते हुए डर लगता है। उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपना पैशन ढूंढें, और जो आपका पैशन है ना फिर आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, घर बैठे मर्दों के लिए भी कोई कारोबार है? Obviously, every human needs some hobby, और उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने पीस के लिए, अपने सेरेनिटी के लिए। तो भाई, आप इंस्पिरेशन हैं उन मर्दों के लिए भी, उन खवातीन के लिए भी जो इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। और आप देखें कि ऐसे कपड़े जो लोग फेंक देते हैं, जिसकी कोई वक़्त नहीं समझते, उससे आप डिज़ाइन बना रही हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फॉर्मल तालीम इसके लिए कुछ आर्टिस्ट समझते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है। आपको स्केचेस बनाने होते हैं, आप हैंड पेंटिंग करती हैं, आप डिज़ाइंस बनाती हैं, तो फॉर्मल तालीम कितनी असरअंदाज होती है जब आप इस तरह के किसी काम में, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, या फिर बाज़-औक़ात ये आड़े आ जाती है आपके? नहीं, प्लानिंग तो ऑब्वियसली यू नीड इट। बिजनेस के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है कि आपने किस तरह से अपना सोशल मीडिया बनाना है, फिर उसके बाद आपको वेबसाइट की तरफ जाना है। अब ये सारी चीजें अगर आपके पास होती है ना तो एक कस्टमर के लिए भी एक सर्टिफिकेट होती है कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो आई थिंक सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। अच्छा, और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। अच्छा जुनैरा, इन दी एंड मुझे ये बताएं कि अभी तक सबसे एक्सपेंसिव क्या आर्टिकल आपने सेल किया है और सबसे चीप प्राइस में क्या सेल किया है? अच्छा, सबसे चीप प्राइस हमारे सबसे चीप हमारे मास्क थे, और फिर उसके बाद सबसे मास्क हमारी स्टार्टिंग थी 500 की, और जो एक्सपेंसिव है वो ऑब्वियसली ट्रॉली बैग्स हैं। अब उसमें जितने भी बड़े साइजेस वगैरह होते हैं तो वो स्टार्ट्स विद 40,000 to 50,000 तक हो जाते हैं।
अच्छा ज़ुनैरा, आगे स्मॉग आ रही है ख़ास तौर पे लाहौर में, तो हमें तो मास्क की बहुत ज़रूरत है। कुछ रेकमेंड करेंगी कौन सा मास्क मैं पहनूं? क्योंकि ख़ास तौर पर बताते हैं कि आम मास्क से जो लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी है उससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कोई ख़ास मास्क जिस तरह से वो एक ख़ास N करके नाम होता था उसका, तो आपके पास है ऐसा मास्क? N95। तो आपके पास है ऐसा मास्क? हाँ जी बिल्कुल है। हम N95 मास्क के ऊपर अपना एक लॉन का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा चढ़ा के उसकी डिजाइनिंग करते थे। अच्छा, तो वो आपके लिए सेफ्टी भी होता है और आपके लिए ब्रेथेबल भी होता है। चलो मैं ऑर्डर जरूर करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ुनैरा अंसारी हमारे साथ मौजूद थी और अपनी क्रिएशंस के हवाले से बात कर रही थी। टैलेंट जिधर आप देखेंगे ना, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह से। ये लड़कियां क्या कमाल का काम कर रही हैं, स्क्रैप से ये इतने इतने यूनिक डिजाइन क्रिएट कर रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह करे कि इसी तरह से तमाम बेटियां जो है वो तरक्कियां करती रहें। इसी के साथ हम लेंगे एक्सप्रेसो में छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। चले जी, बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, जिसका पाकिस्तान नया चैंपियन बन गया है। पाकिस्तान के नू दस्तगीर बट ने जनूबी अफ्रीका जारी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखा है और इसे जारी रखते हुए क्लासिक के बाद इक्विप क्लास में भी चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया है। नू बट की बात करें, शानदार कारकर्दगी का आगाज स्क्वाड के मुकाबले से उन्होंने किया, जहां उन्होंने 340 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और उसके बाद बेंच प्रेस में उन्होंने 210 किलोग्राम वजन उठाया और एक और तलाई तमगा जीत लिया। तलाई तमगों की तो कतार ही लग गई है। डेड लिफ्ट में उन्होंने 300 किलोग्राम वजन उठाकर एक और गोल्ड मेडल हासिल किया और मजमूई तौर पर नू बट ने 850 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का इक्विप टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। और इससे कबल नू बट ने क्लासिक क्लास में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड मेडल्स और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से इख्तलाफात भी नू दस्तगीर का रास्ता नहीं रोक सके हैं। देखें जनाब, नू दस्तगीर ने अपने तय इतने मेडल जीत लिए हैं। उन्होंने वेट लिफ्टिंग से पावर लिफ्टिंग में स्विच किया और ये स्विच उनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर कर गया। नू दस्तगीर बट 11 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और अब तक पाकिस्तान के लिए मुतादिद मेडल्स भी जीत चुके हैं। जी हाँ, गुजरावाला और पाकिस्तान की पहचान है, फख्रे पाकिस्तान है नू बट, और हमें बड़ा फख्र है। तलाई तमगों के साथ साथ अली इन्होंने गोल्ड के जो मेडल्स हैं उनकी भी कतार लगा दी है और बेतहाशा गोल्ड मेडल्स आज तक जीत चुके भाई। और इसके साथ ही इन दी एंड आपको बताते चले जी, आज 14 अक्टूबर है और इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं। FBI क्योंकि ऑलरेडी कह चुका है कि इस जो डेट है इसमें मजीद एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। इससे कबल FBI ने जो टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख है 30 सितंबर तक की दी थी, जिसके बाद फिर तारीख में मजीद तौसीक की गई और जिन लोगों ने अभी तक गोशवारे जमा नहीं कराए हैं वो करवा दें ताकि वो सख्त किस्म की शराइत से और इतनी सख्त शराइत है कि अगर आप बचने के लिए मुल्क से बाहर भी जाने की कोशिश करेंगे ना तो टिकट नहीं मिलने वाला है। आपके ऊपर 15 शराइत लगाई जाएंगी और उसमें आपकी सिम भी ब्लॉक हो जाएगी। ना पाकिस्तान में रहने की इतनी सख्त शराइत है कि ना पाकिस्तान में रह सकेंगे और ना बाहर जा सकेंगे। इसी याद दहानी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।